अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ विजडम चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज की हमारी वीडियो है मलेशिया के हवाले से। ये सेकंड वीडियो है मलेशिया के टॉपिक पे। इससे पहले मैंने विज़िट वीज़ा के मुतल्लिक वीडियो बनाई थी जिसमें मलेशिया के विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी। तो आज की वीडियो है दोस्तों वर्क वीज़ा के हवाले से, वर्क परमिट और वर्किंग कंडीशन के हवाले से वीडियो है। जैसे कि आप सबको तो मालूम है कि मलेशिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, रहने और काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे मलेशिया में। आप यूट्यूब पे, नेट पे कहीं भी देख सकते हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ जेलों में पड़े हुए हैं, कुछ घरों में बेरोज़गार पड़े हुए हैं। लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन है उनका, बहुत मसाइल से घिरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों का डिपेंड करता है आपके वर्क वीज़ा पे या आपका जो भी स्टेटस है, आपके पासपोर्ट पे कौन सा वीज़ा लगा हुआ है। याद रखिए, फ़ॉरेन में, अब्रॉड में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आपका स्टाइल कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका डिपेंड करता है जो भी वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है। जो आपका स्टेटस है उसी के हिसाब से आपकी वहाँ पे इनकम भी होगी, आपकी वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी के जैसा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले होता तो ये है कि हमारे दोस्त क्या करते हैं, एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो एजेंट क्या करते हैं, उनको वर्क वीज़ा के बजाय विज़िट वीज़ा दे के मलेशिया भेज देते हैं कि मलेशिया में ये वीज़ा वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मलेशिया का विज़िट वीज़ा सोशल पास होता है जिस पे आप मलेशिया घूम फिर सकते हैं, चंद दिनों की एक्सटेंशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। ये वर्क परमिट पे कन्वर्ट नहीं होता। यानी कि जनरल कैटेगरी कह लें, लो कैटेगरी वर्क परमिट जो होते हैं, प्लांटेशन है, सर्विस सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह, यानी लो कैटेगरी जो वर्क परमिट होते हैं नॉर्मली जिस पे लोग जाते हैं, जिसमें सैलरी 1000-1500 से 2500-2000 तक होती है, तो उस पे ये कन्वर्ट नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में, वो भी इमिग्रेशन की मर्ज़ी है कि इसको हाई कैटेगरी वर्क परमिट में आपको अप्रूवल मिल जाए, जिसको DP10 वीज़ा कहते हैं, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, इस वजह से जिनके पास विज़िट वीज़े होते हैं वो मलेशिया में जाके फिर ओवरस्टे हो जाते हैं। उनके पास वीज़े नहीं होते, वो फिर छुप के वहाँ पे रहते हैं या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स कुछ बनवा लेते हैं, क्योंकि मलेशिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। इमिग्रेशन, पुलिस, ये सारे वहाँ पे पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये भी चल जाता है, लोग छुप के वहाँ पे रहते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बुरों के साथ साथ अच्छे भी मारे जाते हैं। कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनको तो पुलिस और इमिग्रेशन पकड़ लेती है, लेकिन उसके साथ साथ जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी अक्सर पुलिस और इमिग्रेशन वगैरह, ये फोर्सेस उनको भी परेशान करती हैं। तो दोस्तों, सब कहने का मकसद ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने मलेशिया में काम करने के लिए जाना है तो सबसे पहले आपने वर्क परमिट ही लेना है। आपने विज़िट वीज़ा पे मलेशिया नहीं जाना। सिर्फ अगर घूमने फिरने का मकसद है तो आप बेशक सोशल पास यानी विज़िट वीज़ा लेके आप मलेशिया चले जाइए। तो अब दोस्तों, दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हम विज़िट वीज़ा पे जाके वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर लेंगे, सियासी पनाह अप्लाई करेंगे, तो उसमें हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जिसमें दुनिया के तकरीबन 144, 144 या 146 के लगभग कंट्रीज शामिल हैं। उसको कहते हैं 1951 जेनीवा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़। यानी रेफ्यूजीज़ का जो इंटरनेशनल स्टेटस है, उसका कन्वेंशन है, यूएन के साथ एक एग्रीमेंट है। उसमें जो जो कंट्री शामिल हैं वही रेफ्यूजीज़ को प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मलेशिया उसमें शामिल नहीं है, ये उसमें उसका मेंबर नहीं है। यूएन का जो जेनीवा कन्वेंशन है रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़, उसमें मलेशिया शामिल नहीं है। मलेशिया का उसके साथ एग्रीमेंट नहीं है। लिहाजा अगर आप मलेशिया में, UNHCR का ऑफिस बहरहाल मौजूद है मलेशिया में, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको इमिग्रेशन पेपर मिल जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको वहाँ पे स्टिल इलीगली माना जाता है, यानी आपको वहाँ का लीगल रेजिडेंट जो स्टेटस होता है वो नहीं माना जाता। अगर आप इसको कंपेयर करें हांगकांग और कोरिया से, तो यहाँ पे अगर आपको
इमिग्रेशन पेपर मिल जाता है तो आपकी एक लीगल वैल्यू होती है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं करता। लेकिन इसके बरअक्स मलेशिया में ऐसा मलेशिया में दोस्तों अगर आपके पास इमिग्रेशन पेपर है तो उसके बावजूद पुलिस और जो इमिग्रेशन फोर्सेस हैं वो आपको किसी भी वक्त पकड़ सकती हैं। पकड़ के आपको जो उनका डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे ले जा सकते हैं और फिर उनका आपको यूएनएचसीआर का जो ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको कोई वापसी पे रिस्पांस देंगे, इमिग्रेशन से बात करेंगे तो आपको छोड़ दिया जा सकता है, अदरवाइज़ आपको वहीं कैंप में अंदर लॉकअप में रखेंगे। तो इसलिए रेफ्यूजीज़ का कोई वहाँ पे एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई असिस्टेंस भी नहीं दी जाती, ना को खाने पीने की बाद में, ना ही रिहाइश के लिए। तो वहाँ पे असाइलम सीकर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। केसेस भी बहुत कम ही पास किए जाते हैं, यानी अगर आप ये ज़हन में रखें कि हमारा केस पास हो जाएगा तो हमें ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए, क्योंकि इसका मलेशिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट मौजूद है। ये आपस में रेफ्यूजीज़ एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद में होता है। इसलिए रेफ्यूजीज़ को काम करने की भी वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है काम करते हुए, क्योंकि वहाँ पे लीगल माना ही नहीं जाता असाइलम सीकर्स को। आपके पास इमिग्रेशन पेपर है तो आप स्टिल इलीगल हैं, आपको किसी भी वक्त पुलिस पकड़ सकती है। तो आपको फिर रिंगट देने पड़ेंगे, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, तब आपकी बचत हो सकती है, नहीं तो आपको इमिग्रेशन लॉकअप में बिठा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी मलेशिया जाने के ख्वाहिशमंद हों, ख्वाहिश हो आपको, तो आप वर्क परमिट ही लें। और सबसे बेस्ट जो होता है उसको DP10 यानी प्रोफेशनल वर्क परमिट कहते हैं, आप वही लीजिए। इसके अलावा MM2H मलेशिया माई सेकंड होम प्रोग्राम है, उसमें भी आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसमें काम करने की आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो सबसे बेहतर है प्रोफेशनल वर्क परमिट, तो आप कोशिश कीजिए कि वो लीजिए। दोस्तों मलेशिया का जो DP10 वीज़ा है इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसमें अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। आप अपनी वाइफ, अपने जो बच्चे आपके हैं उनको भी आप मलेशिया में ले जा सकते हैं और वो वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। आपकी वाइफ भी काम कर सकती हैं और आपके बच्चे जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी एज हो जाएगी काम की, तो वो भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि 3 साल अगर आप इस DP10 वीज़ा पे काम करते हैं, मलेशिया में स्टे करते हैं 3 साल, तो 3 साल बाद आप मलेशिया की परमानेंट रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कोई शक नहीं, मलेशिया की परमानेंट रेजिडेंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फिर आपको इजीली वहाँ पे दाखिला मिल जाता है, यानी आप मलेशिया से फिर आगे निकलने का भी सोच सकते हैं। तो ये बहरहाल DP10 वीज़ा इतने फ़ायदे तो हैं इसके, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो इसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट भी शो करनी पड़ेगी। ये मज़ीद सारी डिटेल DP10 वीज़ा के हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो बहरहाल अगर आप इसको एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से लेते हैं तो ये लगभग आपको मिलेगा 12 से 15 हज़ार रिंगट में ये आपको पड़ जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो आप बहरहाल देख लीजिए, सबसे जो मेन मेरी बात करने का मकसद था वो ये था कि आप जब भी मलेशिया में काम करने की ख्वाहिशमंद हों तो आप हमेशा वर्क परमिट ही लीजिए देखभाल के, कभी भी विज़िट वीज़ा या असाइलम का मत सोचिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं।